ये जो ब्रीफिंग है उसको शुरू करने से पहले मैं खुश आमदेद कहना चाहता हूं कि जो आज अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है जिसमें उन्होंने लाताल्लुकी ज़ाहिर की है उन तकारीर से जो कि लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस में हुई। मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइंद बात है और जो मुहिम एक चलाई जा रही है जजेस के ख़िलाफ़ खसूसन और उसमें फ़ौज को भी ले आते हैं, उससे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जिस लाताल्लुकी का इजहार किया है ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। मैंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट बार को ये मशवरा दिया था कि वो इस सारे मामले में गैर जानबदार रहें और एक आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। और सुप्रीम कोर्ट बार ने आज जो अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। और उसके ऊपर दूसरी जो अब जिस तरीके से वीडियो रिलीज़ हुई और उसके बाद मैं यहाँ पे जो अगर समाज टेलीविज़न ने जिस तरीके से उसको पूरा उसका जो फोरेंसिक है उसका कच्चा चट्ठा खोला, अगर उसकी तारीफ़ ना करूं तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी वो जो टीम है उसके साथ ज़्यादती होगी। जिस तरीके से ये सारी वीडियो एक जाली साबित हुई और ये पहला मौका नहीं है कि नून लीग की तरफ से इस तरह की जो वीडियोस जारी की जाएं और इसका वाहिद मकसद ये है कि जुडिशरी को आप दबाव में लेके आएँ। ये एक इनका पहले ख्याल ये था जब इन्होंने मैं मुझे क्यों निकाला की मुहिम शुरू की थी कि इससे शायद जो फ़ौज में जर्नल हैं वो दबाव में आ जाएंगे और अब जब केसेस चलने शुरू होते हैं तो ये इस तरह के मुहिम चलाई जाती है कि शायद जजेस दबाव में आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि जुडिशरी इस दबाव को मुस्तरद करेगी जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस सारे मामले के ऊपर अपना एक लाएमल दिया है और अब ये मामले को इसको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इसके ऊपर जो लोग मुलव्वस हैं और हमारे सामने हैं ये सारे किरदार जो ये खेल खेल रहे हैं इसमें वो हमारे सामने है। मरीम नवाज शरीफ का जो हमेशा से एक मनफी इस तरह का रवैया रहा, जहाँ लोगों की टेपें बनवाना, उनकी फेक लीक्स क्रिएट करवाना, फिर एक इन्होंने टीमें अपनी बनाई हुई हैं जो कि फेक लीक्स तैयार करती हैं और उसको ये टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह की फ़ेक वीडियोस क्रिएट करके इनका ख्याल है कि जजेस हों और जो बाकी काबरीन हैं वो इनके दबाव में आ सकते हैं। अपनी पार्टी को भी शायद काबू करने के लिए उन्होंने इस तरह की वीडियोस जो हैं उनको वो बनवा रही हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी और सियासी जमात ने, कभी किसी और मेरा नहीं ख्याल कभी किसी ने इस तरह की हरकतें की हों जिस तरीके से ये PMLN का मरीम नवाज़ ग्रुप जिस तरह की हरकतें कर रहा है। और बहरहाल हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और हमें उम्मीद है कि ये मामला भी अपने मंतकी इंजाम को पहुँचेगा। हुकूमत की हैसियत से हम जो भी डायरेक्शंस आएंगी अदालतों की हम उसके ऊपर अमल करेंगे। और जिस इसी तरीके से ये जो एक पूरा हफ़्ता हमने देखा एक सीरीज़ ऑफ सेमिनार्स की गई, पहले लाहौर में की गई, फिर एक इस्लामाबाद में भी एक सेमिनार किया गया और वो भी पता चला कि दोनों जो थे वो फ़ॉरेन फंडिंग से किए गए। इनके पीछे भी फ़ॉरेन फंडिंग थी, उसके पीछे भी फ़ॉरेन फंडिंग थी। और आज काबीना में डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ये मुतालबा भी किया है फ़ॉरेन ऑफिस के साथ कि जो इसके जो डोनर्स हैं उनको सेक्शन 41 वियना कन्वेंशन के तहत जो है उनके ऊपर बातचीत की जाए। बहरहाल इसकी जो पॉलिसी है वो फ़ॉरेन ऑफिस अपनी बनाएगा, लेकिन आज की काबीना में ये जो फ़ॉरेन फंडिंग वाला तज़करा है ये भी अहम गुफ्तगू में हिस्सा रहा। काबीना ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसके ऊपर एक कमेटी कायम की है जिसका मकसद ये है कि जो इसकी निटी ग्रिटी है, यानी अब लॉ तो पास हो गया है लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ाना है, उसके लिए कितनी मशीनें चाहिए, कितने अखराजात होंगे और हमें टेक्निकल क्या असिस्टेंस चाहिए होगी, उस सारे मामलात को तय करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ एक राब्ता-ए-कार बनाने का जो मामला है उसके लिए एक कमेटी दी है। डॉक्टर बाबर रवान उसमें होंगे, आज़म सवाती साहब होंगे, शिबली फराज होंगे, अमीनुल हक साहब होंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होंगे। और ये जो लोग हैं ये एक राब्ता कार बनाएंगे इलेक्शन कमीशन के साथ भी और जो भी इलेक्शन कमीशन को
हमारी इस सिलसिले में मदद चाहिए होगी वो इंशाल्लाह हम मुहैया करेंगे। और ये एक लाजमी बात है कि अगले इंतखाबात हर सूरत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर होने चाहिए और होंगे। और उसके साथ साथ जो 90 लाख पाकिस्तानी जो कि बाहर है, उसका वोट जो है वो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा कास्ट होगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि नून लीग को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पहली बार जो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो भी पाकिस्तान के इलेक्शनों में वोट डालने के अहल होंगे। इस पे तो उनको हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों नाराज़ हैं। हालांकि हम तो उनकी फैमिली को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि वो आएँ और अपने वोट डालें, क्योंकि वैसे तो उन्होंने आना नहीं है जो हालात जा रहे हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये समझता हूँ मीडिया से जो हमारा गिले तो रहते हैं, कोई भी हुकूमत मीडिया से इतनी खुश तो नहीं होती, हम भी इतने खुश नहीं हैं। और वो ये है कि क्योंकि तनकीद सहना मुश्किल होता है, ऐसे कहना कह दे बंदा कि अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा दिल से तो नहीं लग रहा होता। लेकिन फिर भी हम तो बड़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि तनकीद से कुछ सीखें। जितनी हमारी हुकूमत सेंसिटिव है मीडिया को लेके, कभी इतनी हुकूमत कभी नहीं हुई। हम तो जो अखबार में टीवी में ख़बरें आती हैं उसको हम फ़ौरन करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ दी काइंड ऑफ ये हमारा चूँकि पीटीआई की इमरजेंस में मीडिया का जो बड़ा रोल रहा है, रायआमा का बड़ा रोल रहा है, तो इसलिए हम सेंसिटिव हैं मीडिया को लेके। हमारा गिला ये है कि जब चीनी की कीमत बढ़ती है तो हेडलाइनें लग जाती हैं, जब टमाटर की कीमत बढ़ती है तो हेडलाइनें लग जाती हैं, जब कम होती हैं तो भी तो लोगों को बताएं कि इतनी जो है वो कम हो गई। अब आप देखें चीनी की कीमत जो है इस वक्त 90 से 95 रुपए में चीनी जो है वो बिक रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगले 15 से 20 दिन में चीनी की कीमत जो है वो 85 रुपये पे आ जाएगी, 80-85 रुपये पे, जो अभी हालात जा रहे हैं। तो जब कीमतें बढ़ती हैं तो हम हेडलाइनें लगा देते हैं, जब नहीं बढ़ती तो कम होती है तो लोगों को लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये हमारा गिरा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि टमाटर, प्याज और गार्लिक, यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं लस लस नहीं, अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी, गार्लिक अदरक। तो अदरक जो है उसकी ये जो कीमतें हैं इनकी वो भी कम हुई हैं और बहुत कम हुई हैं। और उसके नतीजे में भी एक हमारा जो इस वक्त फूड बास्केट है वो बैलेंस हुई है। और गो हमें तेल और बिजली की कीमतों में इजाफे का सामना है, लेकिन चूंकि एडिबल्स की कीमतें कम हो रही हैं तो हम अकोमोडेट इसको कर सकते हैं। और उसके साथ ये जो दो बड़े प्रोग्राम हम ला रहे हैं इससे भी चीज़ें बेहतर होगी। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमारा आ रहा है वो कराची में आ रहा है, खुद सिंध में आ रहा है, और सिंध में भी बिलखसूस कराची में आ रहा है। हम ये 18वीं तरमीम के बाद मसला ये है कि वफाकी हुकूमत एक पॉलिसी ही दे सकती है, इम्प्लीमेंट उस पर सूबों ने करना है। अब हम जब सिंध को हमने कहा कि आप गंदम रिलीज़ करें, उन्होंने गंदम रिलीज़ नहीं की। जब उन्हें कहें आप चीनी रिलीज़ करें, वहाँ पे चीनी रिलीज़ नहीं होती। ओवरऑल मुल्क के इस वक्त जो इन्फ्लेशन का जो हमारा डाटा जब जारी होता है, जिसको हम SPI कहते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसका 40% जो है वो डाटा की बुनियाद है कराची की कीमतें। अनफॉर्चुनेटली कराची में पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो कीमतें हैं। अब उसको आप जब देखते हैं तो मसलन मैं आपको बताऊं कि लाहौर में इस वक्त आटा जो है वो 1100 रुपये का मिल रहा है, 20 kg का बैग, और कराची में 1461 रुपये का मिल रहा है। इसी तरीके से जो चीनी की कीमत है वो भी वहाँ पर जो है वो ज़्यादा है। इस वक्त जो है वो कराची में वो तकरीबन 107 रुपये की चीनी वहाँ पे मिल रही है, जबकि बाकी रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और पेशावर, बन्नू, इन तमाम जगहों के ऊपर चीनी जो है वो अब 90 रुपये में मिल रही है। इसके साथ हैदराबाद की ऊपर भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी जो चीनी है वो अब 100 रुपये के ऊपर मिल रही है, लेकिन आटा हैदराबाद में भी 1443 रुपये का मिल रहा है। तो हमारा मसला ये है कि जब ये मीडिया के साथ मेरी गुजारिश ये भी है कि ये सिंध हुकूमत को कुछ समझाने की भी सही करें, को कोशिश करें कि ये अब वहाँ के जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं वो शदीद मुश्किल में हैं,
क्योंकि सिंध हुकूमत के फ़ैसले जो हैं वो बर वक्त नहीं होते, रिलीज़ बर वक्त नहीं है, और इससे एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो रहा है और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें एक बड़ा, इसके साथ साथ आप देखें वहाँ पे बयानात आ गए हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं और सिंध में आराम से उन्होंने कह दिया कि जी हमारी तो गंदम चोरी हो गई है। अब ये तो हम $700 मिलियन आप लगा रहे हैं गंदम इंपोर्ट करने के ऊपर, आप लोकल गंदम आप कह रहे हैं जी चोरी हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें बड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा और हम गौर कर रहे हैं इसके ऊपर कि हमें फिर अगर सिंध हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर चीखें सात आसमानों तक जाएंगी। तो इसलिए मैं मुराद अली शाह साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ज़रा इन लाइन ऑफ द ड्यूटी करें, इस तरह से आप जो है वो लोगों को फॉर ग्रांटेड ना लें और अपने मामलात जो हैं उनको ठीक करें, अदरवाइज़ फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर आपकी नाराज़गियाँ शुरू हो जाएंगी कि ये जमहूरियत ख़तरे में आ जाएगी और आ जाएगा कि सिंध में ये कर दिया और वो कर दिया। इसी तरीके से आज जो IMF का पैकेज आया है उसके ऊपर तफसील जो है वो बताई है, वो वज़ारत ख़ज़ाना ने कल जो है उसके ऊपर आपको डिटेल पहले ही बात कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सनत व पैदावार की जो असामियाँ खाली हैं उनके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो असामियाँ खाली हैं उनके लिए कुछ रूल्स में अमेंडमेंट दरकार है, लिहाजा वो उसको जो है वो करेंगे। वजारत सनत व पैदावार ने बताया है कि वजारत के ज़रिए इंतज़ाम इदारों में ज़्यादातर वो असामियाँ खाली हैं जिनको या तो दूसरी वजारतों में ज़म किया जा रहा है यानी वो प्रोसेस उनका चल रहा है उसमें, तो इसलिए वो उन्होंने खाली रखे हुए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दी गई है ताकि जेम्स और ज्वेलरी की बरामदात को बढ़ाया जा सके और कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सके। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान और बरतानिया की सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ के दरमियान फ्रेमवर्क की मंजूरी दी है। 3 साल का ये मुआहदा होगा और कमर्शियल एयरलाइंस के मैार को बेहतर बनाया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IPO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया गया है। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी पर मेम्बरान की तैनाती मुतल्लिका क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक। अच्छा, एक मैं और भी मीडिया में भी ये बात करना चाहता हूँ। देखें, मैं अभी देखता हूँ कि जो एजेंडा होता है उसको वैसे ही ज़राए से बता देते हैं, ये भी मंजूर हो गया, ये भी मंजूर हो गया, फिर पैमरा उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा, फिर हम कहेंगे कि जी बड़ा जुल्म हो गया, मीडिया की फ्रीडम जो है वो हो गया। तो थोड़ी सी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास जो है वो करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन एक्रीडेशन काउंसिल पर 3 साल के लिए मेम्बरान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। शहजाद समी अब्दुल वाहिद ख़ान और एडवोकेट ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं इनको नेशनल टेलीकॉम कॉरपोरेशन के मेम्बरान में जो है वो शामिल किया गया है। मियां मोहम्मद अहमद साहब को मेंबर पोर्ट कासम अथॉरिटी तैनात किया गया है आर्जी तौर के ऊपर। इसके बाद रियाद MOU ऑन पोर्ट स्टेट कंट्रोल में पाकिस्तान की शमूलियत की मंजूरी दी गई है, यानी कराची का पोर्ट और रियाद का पोर्ट आप आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो हैं वो कर देंगे। 38 नई दवाइयों की कीमतों के तयन की मंजूरी दी गई है। यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा फार्मा सेक्टर है उसमें जो कीमतों के ऊपर रद्द-व-बदल किया गया है उसके नतीजे में पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर ने एक बहुत बड़ी ग्रोथ शो की है और इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में डॉक्टर फैसल को आज मैंने दरख्वास्त की है कि उसके ऊपर एक डिटेल ब्रीफिंग दे कि किस तरह से हमने अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है उसको बहुत तगड़ा कर दिया है और पहली बार अब पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री अपने पाँव के ऊपर जो है वो खड़ी हो रही है। काबीना ने सईद अहमद वाच को 3 साल के लिए CEO सखर इलेक्ट्रिक कंपनी यानी सेप्को का जो MD है, CEO जो है वो तैनात किया गया है। और हैदराबाद के जो CEO हैं उनको नूर अहमद जो हैदराबाद के CEO हैं उनको हटा दिया गया अपने ओहदे से और नूर अहमद सोमरो जो हैं उनको हैस्को में CEO जो है वो अभी जो है वो लगाया गया है उनकी जगह। वजारत आबी वसाइल की समरी की मंजूरी देते हुए जमील अख्तर साहब को मेंबर पावर वापडा जो है वो लगाया गया है। जावेद अख्तर लतीफ़ को बतौर मेंबर वापडा 3 साल के लिए तैनात किया गया है। मेंबर वापडा जावेद अख्तर लतीफ़
ये होंगे मेंबर वाटर वापडा, और जमील अख्तर साहब को मेंबर पावर लगाया गया। यानी 2 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। जमील अख्तर साहब मेंबर पावर होंगे और जावेद अख्तर साहब मेंबर वाटर होंगे। कैबिनेट कमेटी में तवानाई के 4 नवंबर और 11 नवंबर 2021 के मंसूबों के फैसलों की तौसीक की गई है। ये इसमें थोड़ा मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूँ, इस पर एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस अलहदा होगा। 2 बड़ी इंक्वायरीज़ हमने शुरू की थी। एक तो शुगर की इंक्वायरी की थी, एक हमने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी उनकी इंक्वायरी शुरू की थी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो इंक्वायरी है वो भी मुकम्मल हो गई है। उसकी रिपोर्ट जो है वो पहले कैबिनेट कमेटियों ने एनर्जी को दी गई थी, आज वो जो है वो दी गई है कैबिनेट को। और उसमें जो तफसीलात हैं सारी, वो जो कि बहुत डिटेल्ड हैं, वो मैं अलहदा उसकी कॉन्फ्रेंस करके या हमाद साहब से या असद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसके ऊपर एतमाद में लें, क्योंकि हमने पूरा OMCs का जो सेक्टर है उसको ही एक पूरा रीवैम्प कर दिया है और ओगरा को नए कवानीन के ज़रिए मजबूत किया जा रहा है। क्योंकि ये क्राइसिस आया था पिछली दफ़ा, आपको याद होगा, जब पेट्रोल की कमी हो गई थी, और ये पहले नून लीग के दौर में भी आ चुका है, ये 2 बार हो चुका है। सो इसके लिए एक बड़ी डिटेल्ड इंक्वायरी करके बहुत तफसील से इन मामलात को देखा गया है। इसके साथ साथ जो हमारा मौसम सरमा का गैस का प्लान है वो भी जो है वो डिस्कस होगा। फिर ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर जो कंस्ट्रेंट हैं उनके ऊपर भी बात हुई है। ये तमाम जो गुफ्तगू है उसको तफसील में एक आध दिन में वो जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि जो इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जो होर्डिंग हुई है, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई तेल की उस दौरान, उसके नतीजे में 5.52 अरब रुपए जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने उसको इलीगल पैसा कमाया। और 2000 से ज़ायद गैर कानूनी पेट्रोल पंपों को इस मुहिम में सील किया गया, और ओगरा की तरफ से अब मज़ीद लाइसेंसेस OMC को रोक दिए गए हैं, और स्टेट लाइफ के मुनाफे में 36% इजाफा हुआ है इन इकदाम के बाद। अभी इसको एक पूरी चेन भी बना दी गई है डिजिटलाइजेशन की, डॉक्यूमेंटेशन की, ताकि एग्जैक्ट पता हो कि हमारे पास तेल है कितना, डीजल कितना है, कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है। और इस वक्त जो इंक्वायरीज़ की गई हैं उसमें एक कंपनी के CEO को गिरफ़्तार किया गया है, और सीनियर ऑफिसर्स जो हैं जिसमें DG ऑयल भी शामिल हैं ओगरा के, वो भी इस वक्त जेल में हैं। इसी तरह से वजारत पेट्रोलियम के सीनियर ऑफिसर्स और ओगरा के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो इस वक्त क्रिमिनल केसेस का भी सामना कर रहे हैं, और उनमें से कम 4 लोग जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं। गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 1 अरब रुपए के सासे मंजमद किए गए हैं। दूसरे मरहले में 7 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ख़िलाफ़ मुकदमात के जो उनको मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुँचाया जाएगा। काबीना ने इक़्तिसादी रब्ता कमेटी के 15 नवंबर 2021 के इजलास में लिए गए फैसलों की मंजूरी दी है। 134 अरब रुपया जो IPPs को सेकंड किस्त जानी थी वो अप्रूव किया गया है, और 134 अरब रुपया उन IPPs को जिनके पैसे रहते हैं उनको जो है वो उनकी दूसरी किस्त के तौर के ऊपर जो है वो जारी किया जा रहा है। इसी तरीके से 10 अरब रुपया जो है वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो यानी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उनको जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी जो है उसके लिए भी जो है वो पैसे जारी कर दिए गए हैं, और ये जो अथॉरिटी है अब इसका क़याम जो है वो मुकम्मल अमल में लाया जा चुका है। यूरिया के लिए जो पेपरा रूल्स हैं उनको रिलैक्स किया गया है ताकि यूरिया की कमी जो है वो हमारे यहाँ ना हो। इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4.7.85 यानी 4.5 तकरीबन 5 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ने मांगा है, 4.7 बिलियन टू बी एग्जैक्ट, वो जो है वो जारी किया जा रहा है ताकि वो मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात जो हैं वो कराए जा सके। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी दी गई है ताकि इस्लामाबाद के अंदर जो मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हैं उसकी राह हमवार की जा सके, और अब इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे सकता है किसी भी वक्त इलेक्शन इसके जारी होने के बाद, जबकि इस्लामाबाद में पहली बार अपना उनका डायरेक्ट मेयर होगा जो कि इन मामलात को देखेगा। काबीना ने फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट FGPMA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर मेम्बरान तैनात करने की मंजूरी दी है।
मेम्बरान में चेयरमैन BOI, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेक्रेटरी ख़जाना और सेक्रेटरी हाउसिंग या उनके नुमाइंदे जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। अच्छा, ये जो कैडेस्ट्रल नक्शाबंदी के लिए सर्वे और मैपिंग जो है इसका जो है वो इसमें किया गया। हुआ ये था कि हमने जब ये सर्वे कराना शुरू कर दिया तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपना डाटा शेयर नहीं करेंगे, और आपको भी पता है कि वो क्यों नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने वो पैसे वो जो है वो शेयर नहीं करना चाह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे मामलात की तरह ये भी सिंध ही में सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है वो कब्ज़े में थी, और ये तकरीबन ओवरऑल जो इस वक्त जो ज़मीन है वो तकरीबन 5,000 अरब रुपए की ज़मीन है, जो कि जिसकी निशानदही हुई है कि सरकार की ज़मीन थी जो कि इल्लीगल कब्ज़े में मुख्तलिफ़ वजूहात से जो है वो थी, और अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये ज़मीन जो है इसको अब ये इसका जो सर्वे हुआ है ये हाईली टेक्निकल सर्वे हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज़ करके हुआ है, कोई इसको चैलेंज जो है वो कर नहीं सकता। सो जंगलात की ज़मीन जो है उसका पहली बार एग्जैक्ट पता चला है कि कितनी हज़ारों एकड़ जगह जो हैं उनको कब्ज़े में जो है वो कर लिया गया, और एक बार फिर सिंध का सूबा जो है इसमें जो है वो सबसे आगे है हस्ब मामूल हर काम, इस तरह के हर काम की तरफ। और 5.6 खरब रुपया जिस तरह मैंने आपको बताया ये उसकी ज़मीन है जो कि अब रिट्रीव हो गई और उसके ऊपर जंगल जो है लगाया जाएगा। ये थे जी कुछ मामले। सर दो चीज़ें सर, एक सर आपने कैडेस्ट्रियल मैपिंग की बात की, एक तो सर ये क्या ये ऐसे फिगर्स हैं कि आपने सिंध की बात की कि अभी पंजाब में कितनी एकड़ ज़मीन है और सिंध में, सर एक तो ये शेयर करवा दीजिएगा, और सर साथ में बताएगा आज PDM का सर इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जब आप काबीना का इजलास करें तो सर उन्होंने आज ये डिसाइड किया है कि जो फैसला उस दिन मुश्तरका इजलास के बाहर किया गया था कि कानून साजी का अमल चैलेंज किया जाएगा, तो आज PDM ने भी ये डिसाइड किया कि कानून साजी को चैलेंज करेंगे। सर क्या गवर्नमेंट आज काबीना इजलास में या किसी और मीटिंग में कि डिसाइड हुआ है कि अगर अपोजिशन इस कानून साजी को चैलेंज करती है तो कानूनी सतह पर या फोरम्स पर गवर्नमेंट किस तरह से उसको प्रेजेंट करेगी? क्या उसके खिलाफ आप लोगों ने कोई प्रिपरेशन तैयार की है? ये देखें, पाकिस्तान डेली मूवमेंट है, जो भी फैसले कर लें वो उनको वो हक हासिल है कि वो फैसले करते जाएं, लेकिन ये ढीली ढाली बातें होती हैं। चैलेंज कर देंगे, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, हम तो उल्टी बात कर रहे हैं। हम तो उनसे कह रहे हैं भाई आप हमारे साथ बैठ जाएं, हमें बताएं कि आप आखिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते क्या। आप हम पहले भी PM ने कहा, बाद में भी कहा, ये इनको पता नहीं शायद बार बार की आदत हो गई है, जब तक इनको जो है वो प्रॉपरली जवाब ना मिले या आते नहीं हैं। लेकिन इशू ये है, हम तो कंसेंसस चाहते हैं, इत्तेफाक हमारा अपोजिशन का, पाकिस्तान के अवाम का एक बात के ऊपर कंसेंसस है, और वो ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। अब हम वो इंतखाबी निज़ाम हमारी नज़र में वो बेहतर हो सकता है अगर हम EVM ले आए। इसी तरह से हाँ, हमारा एक रिजर्वेशन जो है वो तो देखिए हमारा इंतखाबी वादा है कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देना है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोट का हक देने के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी खिलाफ हैं तो वो खिलाफ होंगे, लेकिन हमारा ये इंतखाबी मंशूर का हिस्सा है, लिहाजा वो हमने करना है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो हम उनसे डिस्कस करने को तैयार हैं। वो आए, बैठे, बात करें, हमें बताएं कि ये चीज़ें सही नहीं है, इसको इस तरह से कर लें। अब EVM के ऊपर भी हमने जो सारे जो अगर आप इलेक्शन कमीशन जो नासिर मुल्क साहब का कमीशन था उसकी रिकमेंडेशंस पढ़े हैं तो वो तमाम चीज़ें जो धांधली का बायस बनती हैं उस कमीशन के मुताबिक वो EVM से ख़त्म होती हैं, लिहाजा हम उसको लेके आ रहे हैं। तो हम अपोजिशन को फिर ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप अदालतों में इधर उधर धक्के खाएं, रोज़ाना जो है पार्लियामेंट में आपको शिकस्त होती है, आप हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कैसे इसको ठीक करें। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ सालों से बल्कि कई दहाइयों से बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर है कि हर गवर्नमेंट ब्लैकमेल होती है कुछ कुवतों से, और उनमें मीडिया भी एक बहुत बड़ी कुवत है जिससे गवर्नमेंट्स ब्लैकमेल होती रही है। हमें एज ए प्रेसिडेंट PFU जो प्रोफेशनल्स, हमें बड़ा हौसला हुआ कि आपने कहा कि फॉरेन फंडिंग के मामला को देख रहे हैं। आपने 2 जगहों का जिक्र किया, एक लाहौर का, एक इस्लामाबाद। लाहौर में तो पाकिस्तान बार काउंसिल की बात हो रही है, इस्लामाबाद में सर PFUJ के एक धड़े ने फॉरेन फंडिंग से कारकुनों के मसाइल हल करने के नाम पे
एक बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, सवाल कर लो ना, मैं सवाल ही कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हुकूमत मुसलसल ब्लैकमेल होती रहेगी या कि मीडिया के नाम पे जो लोग फंडिंग ले रहे हैं उनसे भी पूछताछ होगी? बात यह है कि ये जो अभी उमर अयूब साहब ने EAD को ख़त लिख दिया, EAD की तरफ से स्टेट बैंक को ख़त लिख दिया और कहा है कि ये जो फंडिंग है ये इलीगल है। अब उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको इंशाल्लाह अमल में लाएंगे। दो प्रोग्राम्स में फॉरेन फंडिंग का आपने जिक्र किया, इससे कुछ अर्सा कबल तहरीक लबैक पाकिस्तान की फॉरेन फंडिंग का जिक्र हुआ। वो किसने किया था? लेकिन ये तमाम तर जो फंडिंग्स हैं इनके हवाले से तहकीकात हुकूमत कब करेगी? दूसरा, जिस तरह से आज आपने समा टीवी की फुटेज की जो सारी थी उसके ऊपर तारीफ की, तो हुकूमत खुद से कब इदारों को मुतहरिक करेगी कि आए रोज कभी एक वीडियो से कोई ब्लैकमेल होता है, कभी दूसरा ब्लैकमेल होता है, हुकूमत कब हमें इन एक्शन दिखाई देगी? लेकिन ना ये जो इशू है ना 2-3 जगहों पे होती है। मिसाल के तौर के ऊपर FIA के पास जुरिस्डिक्शन है पीका लॉज में, तो जब उनको मूव करता है पीका लॉ में तो वो एक्ट करते हैं और बहुत केसेस वो करते हैं। ये जो केसेस है इनमें हमें एक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब जुडिस है और जब केस सब जुडिस होता है तो फिर जाहिर है कि हुकूमत या अथॉरिटीज़ एहतियात करती हैं कि वो अदालती अहकामात के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं बजाय इसके कि हम अपनी मर्जी से शुरू करें। इंसाफ पर भी फॉरेन फंडिंग का ही इल्जाम इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है, उसके भी कभी कोई प्रॉपर जवाब उसके ऊपर आएगा कि वो केस क्लोज हो सके या सिर्फ ये इल्जामात ही रहेंगे? नहीं, वो केस हमने पूरा जवाब दे दिया। तहरीक इंसाफ के अलावा कभी किसी पार्टी ने फंडिंग का रिकॉर्ड ही उस तरह पेश नहीं किया जिस तरह से हमने पेश किया। और मेरी तो ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन बाकी जमातों को, ख़ुसूसन TLP और इस तरह की जो दूसरी जमातें उनसे भी ज़रा पूछे ना कि कहाँ से फंडिंग आई है, ताकि अकॉर्डिंगली जो है वो उनका भी पता चल जाए, सबका पता चलना चाहिए। तहरीक इंसाफ में तो देखें, इमरान खान का ज़िंदगी में कोई ओहदा नहीं था, उस वक्त हनीफ अब्बासी ने पटिशन की, हमने 40 साल पहले इमरान खान ने अपने जो रसीदें थी वो पेश की। आपने PTI का कहा, हमने 40,000 लोगों के जो एफिडेविट्स तमाम रिकॉर्ड जाके सुप्रीम उधर इलेक्शन कमीशन में जमा कराया कि ये तमाम लोगों ने जो है वो PTI को फंड किया है। जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। ये तो उनकी पार्टी का हाल है कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो फंडिंग के केसेस हैं इलेक्शन कमीशन को इन पे बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में PTI ने पहली बार ऑर्डिनेंस पास किया, प्रोटेक्शन बिल, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास किया। बहुत अच्छी बात है, इतना सराहा गया। लेकिन इसके जवाब में अभी जो हमारे यूनियन है, जो हमारी सरबराह बने हुए हैं साफियों के, ये प्रोटेक्शन में ये कहाँ खड़े हैं? इन्होंने रिसेंटली अभी ये एक वारदात की है। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मेरा भी ये आपके लिए टेस्ट केस है हुकूमत के लिए, बिल्कुल मेरे लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है, तो ये हुकूमत इसको भी इंशाल्लाह कार्रवाई करते हैं। जी जफर आखिरी 2 कर लो यार। अच्छा सर, आपने महंगाई का जो इशू चल रहा था इसके हवाले से आपने सिंध के बारे में जो गुफ्तगू की, ऐसा लगा कि यहाँ वफाक से बैठकर एक वफाक की जो एक इकाई है सिंध हुकूमत है उसको धमकियाँ दी जा रही हैं और उसके खिलाफ थ्रेटनिंग लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। क्या ये दुरुस्त तरीका है कि इस तरह से मीडिया के जरिए मामला को धमकियाँ देकर तय करने की कोशिश की जाए? क्या वफाकी हुकूमत सूबे के साथ बैठकर इन मामला पर गुफ्तगू करके ऐसे तरीके से इन चीज़ों को हल नहीं कर सकती? आशा मेरा ख्याल है फिर आपने बात नहीं सुनी। आप मेरा ख्याल उस वक्त आपने हेडफोन लगाए हुए थे शायद जब मैं बात कर रहा था। इसलिए कि जब मैंने बात कही तो मैंने आपसे ये कहा कि हमने सिंध हुकूमत को कई बार ये बात कही है कि आप गंदम रिलीज़ करें और वो गंदम रिलीज़ नहीं की। उसके बाद हमने सिंध हुकूमत को कहा आप क्रशिंग सीज़न शुरू करें, क्रशिंग सीज़न शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से सिंध में कीमतें जो हैं वो बहुत ऊपर हैं बाकी पाकिस्तान से। अगर आप बात तवज्जो से सुन रहे होते हैं तो आपको समझ आती है कि ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन थी, और जब आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे, फिर आप ये कह रहे हैं कि हमने आराम से बता रहे हैं वफाक जो है अवाम के खून पसीने की कमाई हम खर्च करके $700 मिलियन की गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कहते नहीं हमारी गंदम चोरी हो गई है।
तो मुझे आप बताएं कि इसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। सो आप, मैं ये कहूँगा आप कभी आवाम के लिए भी बात किया करें। अच्छा होता है, हर वक्त हुकूमतों के साथ रहना भी सही नहीं है। आखिरी सवाल फर्क यार भाई से ये बताइएगा कि अफगानिस्तान को भी हुकूमत गंदम देने जा रही है, सिंध की तो आपने बताया कि चोरी हो गई है, बाहर से महंगी मिल रही है, तो कैसे अफगानिस्तान की हुकूमत को गंदम दी जाएगी? देखिए आज और कितनी दी जाएगी? हाँ, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है, लेकिन आज हमने जो इंडिया ने 50,000 टन वीट जो है, अच्छा हो गया आपके सवाल में मुझे याद आ गया, 50,000 टन वीट जो है वो हिंदुस्तान जो अफ़गानिस्तान को देने जा रहा है, उसकी हमने मंजूरी दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है कि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उसको हम किसी तौर के ऊपर मदद कर सकें अफ़गानिस्तान के अवाम की। और उसके लिए हमने ये जो हिंदुस्तान की गंदम अफ़गानिस्तान जानी है, इसको भी राहदारी देने की जो है वो आज हमने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हम आज, आपको मालूम है कि 5 बिलियन का हमने पहले इमदादी पैकेज अफ़गानिस्तान के लिए जो हम कर रहे हैं, और उसी में ही ये गंदम और बाकी जो चीज़ें हैं ये भी हम शामिल कर रहे हैं। थैंक यू।